केस स्टडी थ्री। सबसे पहले ना केस स्टडीज करने से पहले मैं आपको इसका वे बताना चाह रहा हूँ। वे का मतलब क्या होता है कि आप लोग ये समझो कि केस स्टडी अगर आई आपके पास तो आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। पहले मैं आपको रॉन्ग वे बताता हूँ कि बच्चे करते कैसे हैं। बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे मान लो थर्ड केस स्टडी आई अपनी, तो इसको वन बाय वन सारा पढ़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटली सारा पढ़ लेंगे एग्जैक्ट। बट ये गलत मेथड है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लास्ट तक आते आते ही भूल जाते हैं कि केस स्टडी वन में हमने क्या पढ़ा था, पैराग्राफ फर्स्ट में क्या पढ़ा था हमने, फिर हम दोबारा से उसके ऊपर जंप करेंगे कि दोबारा पढ़ते हैं उसको, दैट विल कंज्यूम डबल टाइम। तो इसका दूसरा करेक्ट मेथड क्या है कि पैराग्राफ वाइज रीड कीजिए। पहले ये पैरा आपने रीड किया, इसके जो करेक्ट्स आपको दिखा वो यहाँ पे लिख लो आप। ठीक है। पैरा टू आपने पढ़ा, इसका करेक्ट्स यहाँ पे लिख लो। पैरा थ्री आपने पढ़ा, इसका करेक्ट्स आप यहाँ पे लिख लो। फिर लास्ट में आपको ये पैराग्राफ पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ करेक्ट्स पढ़ने की नीड पड़ेगी और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। इससे टाइम भी बचेगा, दोबारा रीड करने की आपको नीड भी नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे करता हूँ, करते हैं इसको केस स्टडी को पूरा। बड़े ध्यान से सुनना, बिल्कुल आराम से करो, स्पीड काफी स्लो रहेगी इसमें। सुकृति, ए सीए स्टूडेंट, has decided to participate in make a conference of CA students being organized by Student Skill and Enri- uh, Enrichment Board of Studies of ICAI, to be held in city South India. He has decided to try his luck for presenting a paper in one of the technical session of the conference on the topic nature objective scope of audit. He has to first submit for approval a soft copy of the paper to the competent authority. यहाँ पे एक सुकृति है, सी स्टूडेंट, उसने आईसीएआई की किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेना चाह रही है वो, और भाग लेने के तौर पे वो चैप्टर वन को वहां पे प्रेजेंट करना चाह रही है, दैट इज नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ ऑडिट। सिर्फ इतना है इसमें और कुछ भी नहीं है। While preparing a draft for presentation, he has included some paragraph on the topic. Para A require filing of the sitting gap to explain nature of auditing perspective of audience at the conference. Part A and C have certain misleading and false statement which need to correction. Part D needs certain elaboration. यहाँ पर से ड्राफ्ट बनाए हैं पार्ट ए बी सी डी के बारे में जो हम नीचे पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट है और कुछ मिसिंग है जो हमें बताना है। पार्ट ए में क्या है? एन ऑडिट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। An audit of financial statement provides dash assurance to the user of financial statement. Which assurance? रिजनेबल। रीजनेबल। ठीक लिख लो इसके साथ साथ में। इट इज ए डैश लेवल ऑफ एश्योरेंस। यहाँ पे क्या आना चाहिए? रीजनेबल कौन सी होती है? हाई। हाई लेवल। बट इट इज नोट अ, क्या नहीं है वो? एब्सोल्यूट। वेरी गुड, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। द ऑडिटर हैज टू सी इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट। ये हम पढ़ेंगे कि ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि मिस स्टेटमेंट के इफेक्ट कैसे हैं। मिस स्टेटमेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अराइज इधर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एरर और बोथ। ये हमारा हो गया पैरा वन में जो हमने आंसर राइटिंग इसमें कर लिया थोड़ा बहुत। ओके। अब बी क्या कह रहा है? ऑडिट ऑफ एफएस should be organized adequately to cover all the aspect of the entity relevant to the financial statement being audited. इसने क्या बोला कि सारे सारे एक्सपेक्ट क्या होने चाहिए? कवर होने चाहिए। ये बात तो सही है, हमने पढ़ी थी स्कोप में। द ऑडिटर मेक ए जजमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। उसको क्या चेक करना होता है? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। ये भी किसका पार्ट पढ़ा था हमने? स्कोप का स्कोप। पार्ट पढ़ा था। ही ऑल्सो कैरीज आउट अप्रोप्रिएट टेस्ट एंड प्रोसीजर्स। उसको कुछ प्रोसीजर्स भी लगाने हैं, ये भी ठीक है। ड्यू टू प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड नॉलेज एक्वायर्ड बाय ऑडिटर, ही कैन ऑथेंटिकेट। यार ये क्या बोल दिया इसने? ही कैन ऑथेंटिकेट द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट। कर सकता है वो? नहीं। तो ये क्या हुई यहाँ पे? रॉन्ग स्टेटमेंट। एमसीक्यू में देखते हैं क्या पूछता है, वो तो हम थोरली रीड कर रहे हैं इसको। However, it is not expected to perform the duties which fall outside his domain of competence। ये वाली ठीक है। ऑडिटर इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर, ये बात भी ठीक है। मतलब बेसिकली पैरा बी में हमें किस चीज पे ध्यान देना है? स्कोप पे, इन और आउट वाले पे। राइट? सही कह रहा हूं ना मैं? अब थर्ड इज द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर सर्टेन इनबिल्ट लिमिटेशन। इनबिल्ट लिमिटेशन कौन सी होती है? इनहेरेंट लिमिटेशन को इनबिल्ट लिमिटेशन जो बोलते हैं। विच में राइज ड्यू टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, balance between reliability of information, cost of obtaining it. The information being relied upon the auditor cannot lose its reliability due to historical nature of financial information presented in the financial statement। क्या बोला इसने? The information being relied upon by the auditor cannot lose its reliability due to historical nature। मतलब इसने हिस्टोरिकल नेचर क्या बोला इसने? जो इंफॉर्मेशन पे ऑडिटर रिलाई कर रहा है ना, वो रिलायबिलिटी कभी भी कम नहीं होगी चाहे टाइम चला क्यों ना जाए।
बट हमने क्या पढ़ा था? टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डिक्रीज द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम। मतलब जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल होती जाती है, वैसे वैसे उसकी रिलायबिलिटी कम होती जाती है। हाउएवर, फ्यूचर इवेंट में अफेक्ट द एंटिटी एडवर्सली, यहाँ पे ठीक बात कहा है इसने कि फ्यूचर इवेंट एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पैरा सी में हमने क्या पढ़ा बेसिकली? इनहेरेंट लिमिटेशन। पैरा डी क्या है? द चीफ यूटिलिटी ऑफ ऑडिट lies in reliability of financial statement on the basis of which the statement of affair may easy to understand. Its basic nature lies in provide assurance that a confidence to user of financial statement. Apart from obvious utility, there are other advantage of audit. Other advantage of audit, some or all of those are considerable values even to those enterprise organization where the audit is not compulsory. मतलब इसमें एडवांटेजेस की बात करिए बेसिकली कि कौन कौन से एडवांटेजेस एंटिटी के लिए और दूसरे के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ अबव बताओ इनमें से कौन सा फैक्टर ठीक है। अब इसमें बताओ एप्रोप्रिएट वर्ड्स मुझे चूज करने हैं फिलिंग द ब्लैंक के लिए। ठीक है, कौन कौन सी एश्योरेंस मुझे चाहिए होती है? पहला देखो क्या है यहाँ पे। यहाँ पे रीजनेबल था, हाई लेवल था, और एब्सोल्यूट था, और एरर था। चार हमें पता थे, एक हमें नहीं पता था। मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको ये। जैसे रीजनेबल, हाई, एब्सोल्यूट और एरर ये हमारे फिक्स है। तो इसमें देखो क्या है। पहले एब्सोल्यूट, ये तो रॉन्ग हो गया। पहले क्या था हमारा आंसर? रीजनेबल। मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको चारू, शायद आपको समझ नहीं आया। पहला हमारा क्या था? फिक्स, रीजनेबल। तो इन दोनों में सबसे पहला क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। तो ये वाला तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि पहला एब्सोल्यूट है इसमें। ये वाला भी कट जाएगा क्योंकि इसमें मॉडरेट है। बचे क्या? ये दोनों। अब इन दोनों में से मुझे बताना है, पहला रीजनेबल, सेकंड कौन सा था? हाई लेवल। दूसरा कौन सा? यहाँ पे हाई लेवल। यहाँ पे कौन सा है? मॉडरेट लेवल। तो ये तो गलत हो गया। बचा क्या? बी। बी इज आंसर। समझ आया? देखो सही स्ट्रेटेजी थी ना ये। हमें परमुटेशन लगा के इसका आंसर मिल गया। कई क्वेश्चन होते हैं ऐसे। इन पैरा बी, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द स्कोप। स्कोप को लेके कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये मुझे बताना है। अब पैरा बी में हमने क्या पढ़ा था? स्कोप के बारे में पढ़ा था। इसने यहाँ पे ये बोला था कि वो ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? गलत हुई। राइट चारू, एम आई राइट और रॉन्ग? तो देखते हैं। ऑडिट ऑफ एफएस शुड बी ऑर्गेनाइज टू कवर ऑल द एक्सपेक्ट। ये तो गलत है ना? या सही है ये? इट इज रॉन्ग, रॉन्ग और राइट? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू और फर्स्ट फॉल्स? तो करेक्ट करेक्ट है। और है। हमें देखने क्या है चारू? फॉल्स। ठीक, मतलब इन चारों में से कौन सी गलत है मुझे ये देखनी है। ऑफिशियल मेक जजमेंट अबाउट द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, ये भी सही है। ऑडिटर इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर, ये भी सही है। ड्यू टू प्रोफेशनल नॉलेज ही कैन ऑथेंटिकेट, वो ऑथेंटिकेट कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आंसर इज सी। क्यों? क्योंकि सब फॉल्स वाली पूछी थी हमसे। आप लोग जब केस स्टडी पढ़ो या फिर कोई भी एमसीक्यू करो, तो एक बार ये जरूर देखना कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट बोली है, फॉल्स बोली है, क्या बोली है। आया समझ में? अब पैरासी, पैरासी में क्या था? इसमें इनहेरेंट लिमिटेशन के बारे में पढ़ा हुआ था इसमें। पैरासी के अनुसार which statement need to be corrected in the draft regarding inherent limitation? Inherent may arise due to financial reporting, audit procedure, and balance between cost of obtaining it. ये वाली सही है। Information being relied upon by the auditor cannot lose its liability to historical. आगे देखेंगे। Future event में effectively, फ्यूचर इवेंट में अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली, ये भी सही है। फ्यूचर इवेंट क्या था वहां पे हमारा? द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर सम इनबिल्ट लिमिटेशन, ये भी सही है। रोंग कौन सी है? बी। आंसर इज बी आ गया। इसमें क्या बात है? इसने बोला है, इसमें देखो पॉइंट क्या बोला है कि जो इंफॉर्मेशन है ना उसकी रिलायबिलिटी कम नहीं होती चाहे टाइम क्यों ना चला जाए। हिस्टोरिकल नेचर का मतलब ये कि चाहे टाइम क्यों ना चला जाए, इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी कभी भी कम नहीं होती। बट हमने पढ़ा क्या था? जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे रिलायबिलिटी कम होती जाएगी। तो आंसर इज थ्री। हो जाएगा? बोलिए। यस सर। पार्ट फोर, क्वेश्चन फोर करिए। पैरा डी, ये आप लोग बताओगे मुझे। पैरा डी स्टेट एंड ऑडिट प्रोवाइड एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट दैट वैल्यूज टू द एंटरप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज। इसने कौन से एडवांटेज है ये पूछा है, या कौन से एडवांटेज नहीं है ये पूछा है। सी। मोरल चेक करता है, अप्रेजल करता है, चीफ एडवांटेज लेस सेफगार्डिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट नहीं। इंटरेस्ट किसका सेफगार्ड करता शेयर था? होल्डर। शेयर होल्डर का। तो आंसर इज सी।
हम चेक कर लेते हैं एक बार। सही आंसर है। चारों ये वाला आप बताना। क्वेश्चन 5 फॉर दीपांशु ने बताया, Parody state that audit can be considerable values even to those enterprises which is not compulsory। ऑडिट उनके लिए भी एडवांटेजियस है जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी भी नहीं है। बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओपीसी एंड स्मॉल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑडिट। नहीं, चाहे ओपीसी हो चाहे स्मॉल हो, ऑडिट तो करवानी पड़ती है उसे, तो ये तो गलत है। हमें देखनी कौन सी है सही। ओपीसी स्मॉल सेक्शन 8 एग्जेम्प्टेड, नहीं ये भी गलत है। ऑल कंपनीज इन इंडिया एक्सेप्ट सेक्शन 8 ऑडिट इज लीगल ऑब्लिगेटरी, सेक्शन 8 की भी तो लीगल ऑब्लिगेटरी है, ये भी गलत है। ऑल कंपनीज इन इंडिया ऑडिट इज लीगल ऑब्लिगेटरी, दिस इज करेक्ट आंसर इज डी। कि चाहे कोई भी कंपनी हो, मैंने आपको बताया था, अगर एक बार एक कंपनी अपनी क्या नाम है कंपनीज एक्ट 13 में रजिस्टर्ड होगी तो उसको ऑडिट करवानी ही करवानी पड़ेगी। तो ये था हमारी एक केस स्टडी, हो जाएगी समझ में। देखो ऐसा पता है क्या होता है ये ना, आप लोग की वो मिस्टेक नहीं है। बीइंग ए स्टूडेंट जब मैं था तो मुझे भी ये पढ़ते हुए ना ऐसे डर सा लगता था, यार इतनी 1.5 पेज की केस स्टडी कौन तो इसको पढ़ेगा, फिर उसके आंसर अटेम्प्ट करने। तो मतलब बच्चे जनरली क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पे जंप कर देते हैं, देखी जाएगी जो भी होएगा, ऐसा सिनेरियो चलता है। बट मेरी बात मानिए, पता है मैं आपको एक केस सिनेरियो बताता हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने फेस किया था अपने फाइनल्स में। वो मेरी गलती थी, वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ना करो। मैंने क्या किया, भाई मेरे को डर तो लगता ही था इन बड़े बड़े पैराग्राफ से, ये फोबिया था मेरे को, कितना रीड मैं नहीं कर सकता, ये फोबिया था उस टाइम पे, बट झूठा था ये फोबिया। मैंने क्या किया उस टाइम पे, मेरा सीधा इस पे चला गया क्वेश्चन 1 और 2 पे, मतलब सीधा क्वेश्चन पे जंप कर लिया मैंने। अब 5 क्वेश्चन हैं, दो तो मेरे सोल्व हो गए जैसे तैसे करके। अब बचे हुए तीन, तीन सर दो दो नंबर के थे, 6 नंबर बच गए। अब 6 नंबर पे मैं लगा रहा हूँ यार क्या हो सकता है क्या हो सकता है, मैं उनमें ढूंढ रहा हूँ पर किस में लाई कर सकता है किस में लाई कर सकता है, मेरा डबल टाइम कंज्यूम हो गया उसमें। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली स्टार्ट से चलता, तो सिस्टमेटिक वे से चलता, तो टाइम भी बचता और आंसर भी हो जाते मेरे। तो इसीलिए टाइम बचाने के चक्कर में मत चलना, आपका दुगना टाइम लग जाएगा उसमें, और डीमोटिवेशन आएगा वो अलग। सिस्टमेटिक वे से करना, हर एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना, बराबर में उसका मीनिंग लिख लेना, तो आपको केस स्टडी ना पूरी होती ही दिखेगी फिर। ठीक है, समझाया? गोल्डन रूल बता रहा हूँ मैं आपको ये।